हेलो दोस्तों, मैं अमित यदुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लॉजिकल प्राणी पर। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे, भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस और उस पर कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशली एक ब्रिटिश प्रेजेंटर पैट्रिक क्रिस्टी के रिएक्शन पर। पैट्रिक क्रिस्टीज ने अपने शो में इस मिशन को लेकर एक निहायत ही बेहुदा बयान दिया। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year, but I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? जिसमें इन पत्रकार महोदय ने पहले तो इंडिया को इस कामयाबी के लिए कांग्रेचुलेट किया, पर फिर बाद में अपनी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए कहा कि इंडिया को 2.3 बिलियन पाउंड्स ब्रिटेन को वापस कर देने चाहिए, जो इंडिया को साल 2016 से 2021 के बीच में एज अ फॉरेन एड मिले। फॉरेन एड मतलब एक ऐसी मदद जो अमूमन एक डेवलप्ड कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री को पैसा, लोन, खाने का सामान आदि के रूप में देती है। इसके बाद ये पैट्रिक महोदय यहीं पर नहीं रुकते, आगे ये भारत के मून मिशन को ये कहते हुए क्रिटिसाइज करते हैं कि हमको यानी कि ब्रिटेन को किसी भी ऐसे देश को फॉरेन एड नहीं देनी चाहिए जिसका खुद का स्पेस प्रोग्राम हो। We should not be giving money to countries with a space program. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. ये कहते हैं कि अगर ये देश रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं तो इनको हमारे सामने हाथ फैलाकर पैसे मांगने नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पैट्रिक जिस 2.3 बिलियन डॉलर्स की बात करता है, क्या वो सच है? क्या ब्रिटेन ने साल 2016 से 2021 के बीच में भारत को ऐसी कोई फॉरेन एड दी है जिसको पैट्रिक ने अपने बयान में क्लेम किया है? और अगर यहाँ किसी तरह के हिसाब बराबर करने की बात हो रही है तो उस 45 ट्रिलियन डॉलर्स का क्या जो ब्रिटिशर्स इंडिया से लूट कर ले गए? क्या ब्रिटेन ये 45 ट्रिलियन डॉलर्स इंडिया को वापस करेगा? क्या ब्रिटेन इस कॉलोनियल लूट के सबसे बड़े सिंबल कोहिनूर डायमंड को इंडिया को वापस करेगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब ये जो बीबीसी जर्नलिस्ट हैं, ये अपने शो में क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया स्पेस में क्यों जा रहा है, ये इंडियंस मून पे क्यों लैंड कर रहे हैं अगर इंडिया में इतनी पॉवर्टी है तो। इंडिया को पहले अपने देश की गरीबी को देखना चाहिए किसी मून मिशन को लॉन्च करने की बजाय। India, a country that lacks a lot of infrastructure, a country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really? Should they really be spending this sort of money on a space program? कोई सेंस है इस बात की? दोस्तों, ये आर्गुमेंट अपने आप में कितना बेसलेस है कि अगर इंडिया में गरीबी है तो हमको किसी और साइंटिफिक प्रोग्राम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस लॉजिक के हिसाब से तो पहले पूरे इंडिया को रिच बन जाना चाहिए और उसके बाद ही किसी स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहिए। पर क्या लॉजिकली पॉसिबल है? क्या कोई और देश ऐसा कर पाया है कि उसने पहले अपने सारे नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला और उसके बाद ही किसी साइंटिफिक प्रोग्राम में इन्वेस्ट करा? क्या यूएस और यूके ने जब अपना पहला स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया था तो वहां पॉवर्टी 0% थी? इनफैक्ट क्या यूके में आज पॉवर्टी 0% है? यहां हम इस आर्गुमेंट को काउंटर करते हुए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इंडिया में पॉवर्टी की समस्या नहीं है और ये भारत सरकार की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा मकसद इन एरोगेंट और इग्नोरेंट ब्रिटिश जर्नलिस्ट को ये समझाने का है कि किसी कंट्री की ग्रोथ मल्टी डायमेंशनल होती है और उसके बहुत सारे वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटसेट्रा। कोई कंट्री और उसके लोग डिफरेंट पैरामीटर्स को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए बैलेंस्ड ग्रोथ अचीव करते हैं। अगर इंडिया एक तरफ अपने स्पेस प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ इन ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी सक्सेस अचीव कर रहा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक पिछले 5 साल में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पॉवर्टी रेट 21.9% है और वहीं यूके में 18.6%। अब इस लॉजिक के हिसाब से तो ब्रिटेन को भी किसी स्पेस प्रोग्राम में इन्वेस्ट ना करके पहले इन 18.6% लोगों को गरीबी से बाहर निकालना चाहिए। ब्रिटेन आज भी अपने टैक्स पेयर्स के मिलियंस ऑफ पाउंड्स रॉयल फैमिली पे खर्च करता है। देखा जाए तो ये पैसा भी अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में खर्च होना चाहिए। अब आते हैं उस पॉइंट पर कि क्या इंडिया वाकई में ब्रिटेन से कोई फॉरेन एड ले रहा है। भारत साल 2011 में ही यूके को किसी भी तरीके की एड देने के लिए मना कर चुका है। उस वक्त की मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि भारत को किसी भी तरीके की ब्रिटिश एड की जरूरत नहीं है, और साल 2015 के बाद जिस सो कॉल्ड एड की बात हो रही है वो कभी भी भारत सरकार को नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत ने ऐसी किसी एड की डिमांड ही नहीं की है।
जो भी पैसा भारत में आया है वो यूके ने एनजीओस को दिया है या फिर डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करा है इंडिया की मार्केट से प्रॉफिट रिटर्न्स कमाने के लिए। इस बात की तस्दीक खुद यूके के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने साल 2022 में अपने बयान में ये कहते हुए की थी कि साल 2015 के बाद यूके ने इंडिया को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एड नहीं दी है। हमारी ज्यादातर फंडिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट आधारित है, जिसका मकसद यूके के लिए नई मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट के मौके तलाशना है। What happens is that many people don't know what is going on. They don't know what has changed from the 1980s or the 1990s, and there's this big assumption that there's a lot of money that is being sent that's just, they think of it as charity, whereas we know that we are investing in areas of international collaboration, things like climate research and so on. These are things that need to be funded from a global perspective, and those are the sorts of things that the UK is doing. In fact, in last 3 years, India has become a net donor, which means India ने foreign aid receive करने से ज्यादा दूसरे देशों को दिया है। इंडिया ने बिलियंस डॉलर्स का लाइन क्रेडिट प्रोवाइड करा है श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों को एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसका मतलब ऐसी कोई फॉरेन एड है ही नहीं, और ये सो कॉल्ड लिबरल यूके जर्नलिस्ट एरोगेंटली 2.3 बिलियन डॉलर्स की डिमांड कर रहे हैं। व्हाट अ शेम। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब वेस्ट ने इंडिया की किसी अचीवमेंट को मॉक किया हो और उस पर लेक्चर दिया हो। इनफैक्ट यूके में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो ब्रिटेन द्वारा भारत में 200 सालों तक किए गए अत्याचारों को आज तक एक्सेप्ट नहीं करता, और ब्रिटिश राज को यह कहते हुए जस्टिफाई करता है कि ब्रिटेन ने भारत को रेलवेज जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया है। The British put in a system that actually brought about education, that actually brought about partial emancipation of women, that actually brought about democracy, that made India where it is today. It's time to stop seeing empire as a dirty word. यहाँ तक कि 1947 में ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारतीयों में शासन करने की योग्यता नहीं है। अगर भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिल भी जाती है तो वो देश नहीं चला पाएंगे और भारत बिखर जाएगा। वही देश भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दोस्तों, बात बहुत सीधी सी है कि पैट्रिक क्रिस्टी जैसे लोग आज भी कॉलोनियल हैंगओवर में जी रहे हैं और इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे एक देश जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था मात्र 75 साल में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया और अपने स्पेस प्रोग्राम में इतना एडवांस कर गया कि मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि आज के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जमाने में इंडिया के अगेंस्ट ऐसे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हुए ग्लोबल नैरेटिव को कंट्रोल करे और इंडिया के अचीवमेंट्स को डिस्क्रेडिट करने वाली इन कॉन्स्पिरेसीज को नाकाम करे। दुनिया भर के रिनोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट के आधार पर माना जा रहा है कि नेक्स्ट डिकेड ही नहीं, नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया की है और इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभरेगा। इस सफर में इंडिया के रास्ते में पैट्रिक क्रिस्टीज और जॉर्ज सोरोस जैसे हजारों कॉन्स्पिरेसी मेकर्स आएंगे, पर इंडिया को इन सारी कॉन्स्पिरेसीज को बीट करते हुए आगे बढ़ना होगा टू अचीव मल्टी डायमेंशनल एंड होलिस्टिक ग्रोथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरे आर्गुमेंट सही लगे तो कमेंट करके बताएं कि आपके क्या जवाब होंगे पैट्रिक क्रिस्टीज और यूके मीडिया के इन पत्रकारों के बेहुदा बयानों के अगेंस्ट। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात हर इंडियन तक पहुंचे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।